हेलो गाइस, क्या हाल है। तो आज हम एक साइकोसेक्सुअल जर्नी पर जाने वाले हैं। फिल्म का नाम है ब्लू वेलवेट, डायरेक्टेड बाय डेविड लिंच, रिलीज्ड इन 1986। अगर आपको डेविड लिंच के बारे में कुछ पता नहीं है तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिल्म्स बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा डार्क, वायलेंट और साइकोलॉजिकल होती है उनकी मूवीज। ये मूवी भी कुछ ऐसी ही है। फिल्म इज कम्प्लीटली ओपन टू इंटरप्रेट, काफी सारी इंटरप्रिटेशंस है। आप कह सकते हो दैट दिस मूवी इज अबाउट क्राइम, ड्रग्स, सेक्सुअल डिजायर, या फिर मेन प्रोटैगनिस्ट का डिजायर, गुड वर्सेस इविल, लाइट वर्सेस डार्कनेस, या फिर ये मूवी प्यार के बारे में है, या फिर ये पूरी मूवी ड्रीम है। कुछ भी इंटरप्रेट करो आप, हम सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हम क्रेडिट्स देखते हैं। ओपनिंग क्रेडिट्स ऑब्वियसली ब्लू कर्टन्स पर, ब्लू वेलवेट कर्टन्स पर ये क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं और बैकग्राउंड में सस्पेंसफुल म्यूजिक बज रहा है। अगर आपने 40s या 50s की कोई नॉइट फिल्म देखी है तो उसमें म्यूजिक थोड़ा बहुत ऐसा ही होता है। जैसे ही पर्दा हटेगा हमें मूवी दिखाई जाएगी। मूवी खत्म होने के बाद पर्दा फिर से स्क्रीन को ढक लेगा। शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लाल पीले फूल, छोटे छोटे बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं। फायर फाइटर कैमरा में देखकर हाथ हिला रहा है। एक बंदा अपने बगीचे में पानी दे रहा है। बैकग्राउंड में ब्लू वेलवेट गाना बज रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है। एक ब्राइट डे दिखाया गया है, ब्राइट अमेरिका दिखाया गया है। लेकिन अचानक उस बंदे को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसी घास में जिसे वो पानी दे रहा है कैमरा जूम होता है और हम कुछ कीड़े मकोड़े देखते हैं, बग्स या फिर इंसेक्ट्स देखते हैं। मूवी कह रही है कि शुरुआत भले ही इतनी अच्छी हुई है लेकिन आगे आप बहुत ही ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग चीजें देखने वाले हो। ये टाउन देखकर धोखा मत खाओ, इसके अंडरनीथ जो क्राइम हो रहा है वो तुम्हें नहीं पता, और ये बग्स क्राइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए मेन प्रोटैगनिस्ट जेफरी डोरथी के घर पर बगमैन बनकर जाता है, क्योंकि इस क्राइम की दुनिया का रास्ता डोरथी के घर से होकर ही निकलता है। ओके, हम बहुत ज्यादा आगे चले गए, फिर से शुरुआत में चलते हैं। तो पैरालिसिस का अटैक आने के बाद इस बंदे का बेटा जेफरी स्कूल से टाउन में वापस आ जाता है। ऐसे ही रैंडमली वो भटक रहा था तो उसे एक कान दिख जाता है, एक ह्यूमन ईयर। आप देख सकते हो इस ह्यूमन ईयर के आसपास चींटियां घूम रही है और इंसेक्ट्स इस मूवी में क्राइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट मेक सेंस। और ये ईयर एक पोर्टल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ईयर जेफरी को एक ऐसी दुनिया में लेकर जाएगा जो उसने कभी नहीं देखी। इसलिए मूवी के स्टार्टिंग में कैमरा कान की तरफ जूम इन करता है और एंड में कैमरा जेफरी के कान से जूम आउट होता है। कैसे वो क्राइम की दुनिया में एंटर करता है और एंड में बाहर निकलता है। तो जेफरी उस ईयर को एक पेपर बैग में डाल देता है। ये वही पेपर बैग है जो शुरुआत में बच्चों के पास थी। फिर तो आपको पता ही है क्या होता है। मैं मूवी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। कुछ सिंबल्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ आगे बता देता हूँ, ठीक है। अगला माइनर सिंबोलिज्म है और मेजर भी है, दैट इज लाइट वर्सेस डार्कनेस। इस मूवी में अगर कोई डार्कनेस को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो है डोरथी। हम डोरथी को कभी भी डे लाइट में नहीं देखते और जैसा कि हमें पता है उसे बस मरना है। एंड लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सैंडी। सैंडी का फर्स्ट अपीयरेंस ही आपको हिंट दे देगा कि वो लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। वो डरती है डार्कनेस से। इस सीन में आपको अच्छे से पता चल जाएगा जहाँ पर सैंडी के फेस पर प्रॉपर लाइट है और जेफरी के फेस पर नहीं है, क्योंकि जेफरी लाइट और डार्कनेस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें आगे पता चल जाएगा। अगला सिंबल हमें कलर के थ्रू दिया गया है। दैट कलर इज रेड एंड ब्लू। रेड कलर को डेंजर से रिप्रेजेंट किया गया है। लाइक ओपनिंग में ही हम देखते हैं रेड फ्लावर, रेड फायर ट्रक, रेड स्टॉप साइन। और ब्लू कलर को डिजायर से रिप्रेजेंट किया गया है। लाइक जेफरी फर्स्ट टाइम डोरथी के घर पर ब्लू यूनिफॉर्म में जाता है और डोरथी के घर पर सब लाल ही लाल है। लाल कपड़े, रेड लिपस्टिक, उसने रेड ड्रेस पहनी है। जेफरी रेड कलर की कार में आया है। डोरथी जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे भी रेड कलर है। और ब्लू कलर का तो तुम्हें पता ही है, डिजायर। फ्रैंक को कंप्लीटली ब्लू कलर में दिखाना मतलब उसका डिजायर फॉर डोरथी। डोरथी का ब्लू रोब पहनना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिजायर्स ऑफ फ्रैंक। डोरथी का ब्लू वेलवेट गाना गाना बिकॉज शी लाइक्स टू सिंग ब्लू वेलवेट। तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमने इन दो कलर्स के बारे में बात की है तो अगली थीम भी कुछ इसी से रिलेटेड है एंड द थीम इज कॉल्ड डुअलिटी। सबसे पहले जेफरी के बारे में ही बात करते हैं। तो शुरुआत में जेफरी थोड़ा सा नाइव और यंग बंदा है और उसे रैंडमली एक कान मिल जाता है तो वो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है कि ये कान कहाँ से आया एंड ऑल दैट। और वो अपने टाउन की डार्क साइड को एक्सप्लोर करने में ऑब्सेस्ड हो जाता है। लाइक फ्रैंक को इन्वेस्टिगेट करना, डबल डेटिंग करना, बार बार डोरथी के घर पर विजिट करना और सैंडी के साथ भी लगा हुआ है। फिर सैंडी को चीट करना, डोरथी को सेक्सुअली अब्यूज करना, तो वो भी फ्रैंक की तरह वायलेंट हो रहा है। हमें पता चल जाता है कि ये
इतना भी अच्छा बंदा नहीं है ना। तो इनडायरेक्टली हम जेफरी की डार्क साइड भी देखते हैं इस मूवी में। जेफरी के बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। अगला कैरेक्टर है फ्रैंक। फ्रैंक पूरी मूवी में एक गैस मास्क यूज कर रहा है, तो वो एमिल नाइट्रेट कंज्यूम कर रहा है। उससे क्या होगा, एमिल नाइट्रेट से आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। और डायरेक्टर ने कहा है दैट फ्रैंक इज टोटली इन लव विद डोरथी, बस उसे पता नहीं है कि इस प्यार को एक्सप्रेस कैसे करना है। उसे लगता है कि मैं डोरथी को अब्यूज कर रहा हूँ, यही मेरा प्यार है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे थियरी ये है कि फ्रैंक के जो पिताजी है, उसके फादर है, उसकी मदर को अब्यूज करते थे, तो ये उसने अपने पापा से सीखा है। अब मुझे इस थियरी में इतना मजा तो नहीं आ रहा है, बट यही एक थियरी है जो सेंस भी बना रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उसकी एक ह्यूमन साइड भी है, एक इमोशनल साइड भी है, जो हम मूवी में 2-3 बार देखते भी है। कब? When he listens to music। सबसे पहले जब वो डोरथी को ब्लू वेलवेट गाते हुए देख रहा है तब, एंड सेकंड इन ड्रीम्स गाने के टाइम। और बेन फ्रैंक को अच्छे से समझता है, वो उसे अच्छे से जानता है। उसे पता है कि फ्रैंक म्यूजिक सुनकर इमोशनल हो जाता है, इसीलिए फ्रैंक के सीडी निकालने से पहले ही वो लिपसिंग बंद कर देता है। और आखिरी बार जब वो जेफरी को थ्रेट दे रहा है, Don't be a good neighbor to her. ये वो नहीं, उसकी जेलसी बोल रही है। सो द थिंग इज, फ्रैंक लाइट और डार्कनेस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रैंक को कुछ देर के लिए ही सही हम डे लाइट में देखते हैं, और वो डरता है कि उसके अंदर जो लाइट है वो कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए वो मूवी में कहते रहता है It's dark. Now it's dark. Now it's dark. फर्स्ट टाइम जब आप मूवी देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कितना हरामी बंदा है, लेकिन जब आप रिवॉच करोगे तो ये कैरेक्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं। फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थियरी से ही शुरुआत करते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसके बारे में हमने लाइट हाउस में ही बात की थी, तो आप देख सकते हो वीडियो। इन केस आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रॉइड का कहना था कि एक ह्यूमन साइकी, ह्यूमन माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड मतलब आपके डिजायर्स, किसी भी तरह के डिजायर्स जब से आपका जन्म हुआ है, इड आपके दिमाग में एग्जिस्ट करता है। सुपर ईगो मतलब आपके मॉरल वैल्यूज जो आपको पेरेंट्स या सोसाइटी से मिलते हैं। इड और सुपर ईगो कंप्लीटली ऑपोजिट है, दोनों ही राइवल्स है। ईगो का काम है इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रखना। ईगो इंचार्ज है और वो इन दोनों के बीच में फंस गया। ओके, शॉर्ट में बता दिया मैंने। बैक टू द मूवी। तो इस मूवी का एक एक्सटेंडेड कट है जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, कुछ डिलीटेड सीन्स है उसमें। तो इस कट में जेफरी का इंट्रोडक्शन ही एकदम अलग है। जेफरी का इंट्रोडक्शन कैसा है, जहाँ पर वो अपने स्कूल में है और वो छुप कर देख रहा है एक लड़का दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें रोक नहीं रहा, वो बस आंखें फाड़ के देख रहा है। वो उन्हें रोकता है, लेकिन एंड में जब उसके फ्रेंड्स उसे बुला लेते हैं तो वो उस लड़के को रोक कर वहां से चला जाता है। तो ये मूवी जेफरी के सेक्सुअल अवेकनिंग के बारे में भी है। सेक्सुअल अवेकनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो ये सारे उसके सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स है, उसके डिजायर्स है, मतलब उसका इड है। लेकिन उसके सुपर ईगो ने उसे रोक कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीजें गलत है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो डोरथी के घर पर स्नीक इन करेगा। और जब वो फ्रैंक को देखता है डोरथी को अब्यूज करते हुए, तो उसके डिजायर्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रैंक के जाने के बाद डोरथी उसे कहती है हिट मी, लेकिन वो मना कर देता है। मतलब अभी भी उसके डिजायर्स, उसका इड उसके कंट्रोल में है। अगली बार जब वो डोरथी के घर पर जाता है, अपने आप को थोड़ा सा रोकता है, लेकिन फाइनली वो उसे हिट कर देता है। मतलब उसके सीने में आग तो लगी हुई है, और ये आग हम देखते भी है मूवी में। तो यहाँ पर उसका इड, उसके डिजायर्स उसके कंट्रोल के बाहर हो गए हैं, और वो भी फ्रैंक की तरह वायलेंट हो जाता है। और फ्रैंक उससे कहता भी है, You're like me. लेकिन अगले दिन जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि ठरक के लिए उसने क्या क्या कर दिया है। तो उसे थोड़ा सा गिल्ट फील होता है। तभी उसका सुपर ईगो गेम में आ जाता है। उसे पता है कि ये सब सही नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा मैच्योर बनता है, रियलिटी में वापस आता है। आगे का काम उसके ईगो ने कर दिया, लाइक फादर को विजिट करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, सैंडी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना, और एंड में फ्रैंक को मार देना। इनडायरेक्टली उसने फ्रैंक को नहीं, अपने ऑल्टर ईगो को मारा है। तो ये थी जेफरी बोमोंट की साइकोसेक्सुअल जर्नी। और एडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात कर लेते। ये तो बहुत आसान है, इसके बारे में भी हमने लाइट हाउस में बात की थी। नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स इज व्हेन यू हैव सेक्सुअल डिजायर फॉर योर मदर एंड यू कंसिडर योर फादर एज अ राइवल। फीमेल कॉन्टेक्स्ट में इसका उल्टा होता है। तो डोरथी यहाँ पर मदर है, जेफरी बेटा है और फ्रैंक फादर है। काफी आसान है ये। जेफरी हैज अ डिजायर फॉर डोरथी, बट डोरथी फ्रैंक के कंट्रोल में है, और जेफरी को फ्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फ्रैंक चिल्लाते रहता है लाइक अ फ्रस्ट्रेटेड फादर, और डोरथी और फ्रैंक एक दूसरे को मॉमी डैडी कर ही बुलाते। मूवी लिंकन असैसिनेशन के बारे में भी रेफरेंस कर रही है। इस मूवी में एक लिंकन
स्ट्रीट है। जेफरी को वो स्ट्रीट क्रॉस नहीं करनी है क्योंकि उसके बाद डोरथी का अपार्टमेंट आता है। अब्राहम लिंकन को किसने मारा था? जॉन बूथ ने। इस मूवी में एक कैरेक्टर है कॉल्ड फ्रैंक बूथ। डॉन वैलेंस बैठा है और उसके सर पर गोली मारी गई है। लिंकन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, वो बैठे थे और उनके सर के पीछे बैक ऑफ द हेड जॉन बूथ ने गोली मारी थी। एंड में फ्रैंक को भी सर पर गोली लग जाती है, अगेन जैसे लिंकन को सर पर गोली लगी थी। फ्रैंक इस मूवी में काफी बार यूज कर रहा है। इनफैक्ट फ्रैंक की है जो इस मूवी में ये वर्ड यूज कर रहा है। बैन एक बार करता है, वो भी फ्रैंक के कहने पर। डोरथी 7 फ्लोर पर रहती है बट एक्चुअली में ये बिल्डिंग 6 ही फ्लोर्स की है। फ्रैंक कहता है Do it for Van Gogh. वैन गॉग काफी फेमस पेंटर है, उनकी पेंटिंग स्टेरी नाइट आपने कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। इसका मूवी से क्या कनेक्शन है? वैन गॉग ने एक बार डिप्रेशन में आकर अपना कान काट लिया था। फ्रैंक कहता है दिस इज इट। उस ब्रोथल के विंडो पर भी लिखा है दिस इज इट। जेफरी अपने कोवर्कर से पूछता है हाउ मेनी फिंगर्स और वो सही गेस कर लेता है। कैसे? क्योंकि उसका पार्टनर उसके शोल्डर पर 4 बार टैप करता है। इस गाने का नाम है कैंडी कलर क्लाउन एंड वी कैन सी अ कैंडी कलर क्लाउन सिटिंग ऑन द सोफा। फ्रैंक जेफरी से कहता है इन ड्रीम्स आई वॉक विथ यू, आई एम फॉरएवर विथ यू, व्हिच इज एक्चुअली ट्रू क्योंकि फ्रैंक एक्चुअली में जेफरी के सपनों में आता है। स्टार्टिंग में जब डोरथी जेफरी को ब्लो कर रही है वो कहती है डोंट टच मी, डोंट लुक एट मी, क्योंकि फ्रैंक भी उसके साथ ऐसा ही करता है। डोरथी के अपार्टमेंट का नाम है डीप रिवर अपार्टमेंट। साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस माइंड मतलब डीप वाटर। इस मूवी में ईयर ही क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ईयर सीधा हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। दिस मूवी इज अबाउट इंस्टिंक्ट्स एंड डिजायर्स जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अब मैंने इस मूवी को ओवर एनालाइज नहीं किया है, मतलब हर एक चीज समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये मूवी किसी ड्रीम से कम नहीं है। डायरेक्टर ने कहा है दैट दिस फिल्म इज अ ड्रीम ऑफ स्ट्रेंज डिजायर्स रैप्ड इनसाइड अ मिस्ट्री स्टोरी। ओके, सो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आई है, कुछ इन्फॉर्मेटिव जानने मिला है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय। दिल डूबे मंजिल लगे दूर बहुत, उरूज से जवाल देखे हैं नूर बहुत। ना तेरे हाथ में जिंदगी और ना ही मौत, मेरे हाथ में है कलम, कला और शौक। हर खौफ से आजाद कर दो मेरी जात को, किस्मतों से पाक कर दो मेरे हाथ को, जिससे